हेलो स्टूडेंट्स। नाउ मैं आज यूनिट 4 का जो नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रही हूँ ये है मेरा प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। और जो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आप लोग प्रोबेबिलिटी निकालना तो ऑलरेडी जानते हैं, ये तो 11th-12th का पार्ट है। लेकिन यहाँ पर जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी के लेने जा रही हूँ, ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। तो बेसिक आप प्रोबेबिलिटी का ऑलरेडी जानते हैं, तो इस पर बस मैंने एक वीडियो बनाया है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी इस टॉपिक से ऑलरेडी अवेयर हों। तो देखिए यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालना है तो हम प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद या कोई भी ट्रायल करने के बाद आपको प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। मीनिंग उस एक्सपेरिमेंट के अंदर या उस ट्रायल के अंदर उस इवेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो फेवरेबल केसेस हैं वो आप काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, जो भी सैंपल स्पेस बना उस ट्रायल के अंदर, वो आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस आते हैं। और इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं फॉर हैपनिंग इवेंट ई। अब यहाँ पर हम कुछ थ्योरम्स लेने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी की। आगे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो आपको इसके कुछ क्वेश्चंस देखने के बाद, एग्जाम्पल देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट थ्योरम लेने जा रहे हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए क्या स्टेटमेंट है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, आपके पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी। तो यहाँ पर हम और वर्ड का यूज कर रहे हैं, ए और बी। तो ए और बी कहें या ए यूनियन बी कहें, मीनिंग सेम रहेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग of A and probability of happening of B minus probability of happening A intersection B, intersection meaning A and B दोनों एक साथ हुई। तो इस तरीके से आप A और B की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, या A यूनियन B की प्रोबेबिलिटी के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है, बहुत से क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगी, A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्या हम कहें A एंड B इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो इसका मीनिंग उनका इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई होगा, मीनिंग होगा ही नहीं इंटरसेक्शन। तो ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई विल बी जीरो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत जगह हम यूज कर लेते हैं। और इसी को अगर हम और बढ़ा दें आगे, हमने कहा कि हमारे पास 3 इवेंट्स हैं ए बी सी, और हम इनका यूनियन कह रहे हैं या कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, या हम कहें इवेंट बी या हो इवेंट सी। तो किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी में से माइनस करिए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बाद बी इंटरसेक्शन सी माइनस करिए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। अब इसी के बाद हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस करते हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नाम से ही क्लियर है कि हम किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो उस पर एक कंडीशन अप्लाई ऑलरेडी हो चुकी है, कोई कंडीशन ऑलरेडी अप्लाई हो गई तो आप उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है। जैसे हम कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए व्हेन इवेंट बी इज ऑलरेडी हैपेंड, कि इवेंट बी तो ऑलरेडी हो चुका है, तब उसके बाद इवेंट ए के हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, यहाँ एक स्लैश का साइन देते हैं, बी मीनिंग बी ऑलरेडी हैपेंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी हैपेंड, देन दिस डिनोटेड बाय दिस, इस नोटेशन से आप इसको डिनोट करते हैं। और जहां पर इस तरह से डिनोट करते हैं, इसी को आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। अब एडिशन लॉ के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लॉ आता है वो आता है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। किस तरह से करते हैं,
देखिए अकरेंस ऑफ 2 इवेंट साइमल्टेनियसली, आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की 2 इवेंट एक साथ हुए, तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन पढ़ रहे हैं मतलब ए एंड बी दोनों एक साथ हो रहे हैं इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर ए ऑलरेडी हैपेंड, ए ऑलरेडी हो चुका है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। तो आप यहाँ पर अगर ये कह रहे हैं कि ए ऑलरेडी हैपेंड, यहाँ ये गलत लिखा है दिस, ये आपके पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपेंड, जब ए ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आप ए इंटरसेक्शन बी जब भी काउंट करेंगे, आप ए इंटरसेक्शन बी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से कह दें कि अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इंडिपेंडेंट है, किसी के हैपनिंग से किसी दूसरी इवेंट का कोई मतलब ही नहीं है, तब यही फॉर्मूला कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मीनिंग दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेपरेट निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। और अगर आपको लगता है कि एक इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट होता है, तब आप वहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने के बाद इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कहाँ पर दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी को ए बी भी लिख लेते हैं क्योंकि ए एंड बी पढ़ रहे हैं। अब इसी तरीके से अगर हम इसी फॉर्मूले को जनरलाइज्ड कर दें कि हमारे पास या तो हमने 2 इवेंट्स लिए, हम कहते हैं इससे ज्यादा इवेंट्स हैं, हमने कहा n इवेंट्स हैं और सारे इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। आपसे कहा जाए कि इन सारे इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी निकालिए, a1 इंटू a2 अप टू an, तो आपको क्या करना है, क्योंकि आपने कहा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो सारे इवेंट की आपने सेपरेटली प्रोबेबिलिटी निकाल ली कि हर इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और उन इवेंट की प्रोबेबिलिटी को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। A can hit a target 4 times in 5 shots, B 3 times in 4 shots, and C 2 times in 3 shots. What is the probability that at least 2 shots hit? तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं जो आपके पास है कि ए के लिए उसने कहा कि उसने 5 शॉट्स फायर किए, 4 टाइम्स हिट हो गए, तो प्रोबेबिलिटी आप ए के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लीजिए कि ए हिट टारगेट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई कि 4 तो फेवरेबल है, 4 टाइम्स हिट हुए हैं और टोटल उसने जो शॉट फायर किए वो 5 है, सो 4/5। इसी तरीके से सिमिलरली प्रोबेबिलिटी फॉर बी के लिए निकाल लीजिए, बी हिट टारगेट, कि बी की हिट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसने टोटल 4 शॉट्स फायर किए हैं और 3 टाइम्स हिट हुए हैं, तो फेवरेबल केसेस 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शॉट्स इज 3/4। इसी सिमिलरली हम सी के कॉरेस्पॉन्डिंग निकालते हैं कि सी हिट टारगेट, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, दिस इज 2 टाइम्स इन 3 शॉट्स, दिस इज 2/3। आपने तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब उसने कहा एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट, एटलीस्ट 2 में 3 भी हो सकते हैं, तो एटलीस्ट आप 2 कह रहे हैं, तो आप देखिए जितनी भी आप पॉसिबिलिटी बना सकते हैं उस पॉसिबिलिटी को बनाते हैं। मान लीजिए मैंने फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनाई E1, E1 पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग मैं क्या कह रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट मैंने ये केस बनाया कि जो हम आपके पास A है, B है और C है, ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों हिट करते हैं टारगेट को, मतलब तीनों ने शॉट फायर किए और तीनों की कंडीशन में ही हिट टारगेट, टारगेट हिट हो जाता है क्योंकि उसने एटलीस्ट 2 कहा, तो 3 भी आ सकता है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आप किस तरह से प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए ने भी हिट किया, बी ने भी हिट किया एंड सी ने भी हिट किया, और तीनों ही इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि ए के हिट करने से बी का कोई मीनिंग नहीं है, तो तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तो पी ए पी बी इंटू पी सी, यहाँ पर हमने लॉ यूज कर लिया। लॉ जब आपने यूज कर लिया तो ए के हिट करने की प्रोबेबिलिटी थी 4/5 इंटू 3/4 इंटू 2/3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको ये मल्टीप्लाई करके देखिए क्या मिल जाएगा, दिस इज 2/5, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। सेकेंड इवेंट हमारे पास क्या हो सकता है, ये सेकेंड केस हमारे पास क्या हो सकता है, सेकेंड केस हमारे पास हो सकता है कि ए और बी ने तो हिट किया,
प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल लें, हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी की ए और बी तो हिट करते हैं और सी क्या करता है, सी चांस को मिस करता है, सी ने मिस किया टारगेट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए और बी ने हिट किया तो ए और बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 4/5 एंड 3/4, लेकिन सी ने चांस को मिस किया और सी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 2/3। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 4/5 इंटू 3/4 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 1/5। सेकेंड क्या कंडीशन, नेक्स्ट और क्या केस हो सकता है, जितने भी पॉसिबिलिटी है सारी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं कि मान लीजिए बी और सी तो हिट करते हैं टारगेट को, लेकिन ए मिस करता है, ए ने मिस कर दिया टारगेट, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आएगी, बी ने हिट किया तो प्रोबेबिलिटी 3/4, सी ने हिट किया प्रोबेबिलिटी 2/3, बट ए ने मिस किया तो मिस करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 4/5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/4, 2/3 एंड 1/5, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, ये तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, दिस इज 1/10 प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद और क्या हो सकता है, नेक्स्ट आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास बन गई कि अब प्रोबेबिलिटी देखिए ए बी ने हिट किया, बी सी ने हिट किया, अब हो सकता है कि अब बी मिस कर जाए चांस को, तो बी के मिस करने के चांस और ए और सी के हिट करने के चांस, ए और सी ने तो हिट किया लेकिन इस बार बी ने मिस कर दिया टारगेट, इसकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट हमारे पास ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ए और सी के हिट करने की, ए की हिट करने की है 4/5, सी के हिट करने की है 2/3, लेकिन बी ने मिस किया तो इसके मिस करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 3/4, तो आपने इसे कर दिया, दिस इज 4/5, 2/3 इंटू 1/4, ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया, दिस इज 2/15। ये आपके पास हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब सारे इवेंट कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों है, E1 क्या है, सबने हिट किया, E2 ए बी ने हिट किया, E2 के बाद ये नेक्स्ट इज E3 एंड नेक्स्ट इज E4, तो टोटल हमने 4 पॉसिबिलिटीज बनाई हैं। अब आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चाहिए कि एटलीस्ट 2 हो, एटलीस्ट 2 और 3 भी पॉसिबल है, तो जो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है आप उसे कैसे कहेंगे, आप तो कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 होना चाहिए, तो मतलब प्रोबेबिलिटी या तो आपके पास E1 इवेंट आ जाए और E2 आ जाए और E3 आ जाए और E4 आ जाए, भाई मतलब कोई भी एक केस आ जाए, इसलिए हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, और का यूज कर रहे हैं कि कोई भी एक केस पॉसिबल हो जाए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, या तो तीनों कर दे शॉर्ट टारगेट को हिट, या फिर E2 E3 E4 में से कोई एक हो जाए, तो आपने और का यूज किया, अगर और का यूज कर रहे हो मतलब यूनियन का यूज कर रहे हो और आपने यहाँ पर लॉ का यूज कर लिया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप सबकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी निकाल चुके हैं। E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए आंसर आपके पास था, दिस इज 2/5। नेक्स्ट E2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर इज 1/5 प्लस E3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर इज 1/10 एंड E4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर इज 2/15। सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करके आप देखेंगे ये आपके पास वैल्यू मिल जाएगी 25/30, दिस इज 5/6, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए इसके अंदर हमने लॉ का यूज किया, और कौन से लॉ का यूज किया आपको दिखाती हूँ, जो हमने कौन सा लॉ पढ़ा था, यूनियन के कॉरेस्पॉन्डिंग, और ये लॉ था हमारा एडिशन थ्योरम, इसका हमने यूज करते हुए इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसी तरीके से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन आप किस पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an urn contained 10 white 3 black balls while another contained 3 white 5 black balls। पहले जो उसने दिया है उसे लिखते हैं। उसने कहा फर्स्ट, इसमें उसने कहा कि 10 white, आपके पास 10 white ball है एंड 3 black ball है, 3 black ball है,
इसके बाद वो कहता है एक सेकंड है आपके पास, इसके अंदर उसने जो हमें दिया है सेकंड में दिया है 3 वाइट, ये आपके पास 3 वाइट बॉल है एंड 5 ब्लैक बॉल है, ये आपके पास है। अब वो कहते हैं लैंग्वेज को पढ़े, 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट टर्न, यहां से आपने 2 बॉल को ड्रॉ किया, 2 बॉल्स ये ड्रॉ कर ली एंड पुट इट इनटू सेकंड, और ये जो ड्रॉ की इसको यहाँ पर सेकंड के अंदर पुट किया, तो सेकंड में पुट कर रहे हैं, पुट इनटू सेकंड। वो ये कहता है कि जब आपने ये 2 ड्रॉ कर ली फर्स्ट से, सेकंड में आपने उसको रख दिया, सेकंड में मिक्स कर दिया, देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द लेटर। अब जब आपने ये दोनों बॉल सेकंड के अंदर डाल दी, इसके बाद आपने इसमें से एक बॉल निकाली, आफ्टर दैट इसके बाद आपने एक बॉल को यहां से ड्रॉ किया, ये किया। अब वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट बॉल, कि अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपने 1 बॉल को यहां से ड्रॉ किया सेकंड से वो व्हाइट हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन अब किस पर बेस्ड है, जब आप ये 1 को ड्रॉ कर रहे हैं उससे पहले आप 2 बॉल को ऑलरेडी सेकंड में मिक्स कर चुके हैं, मीनिंग कंडीशन पर बेस्ड आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ सेकंड से व्हाइट को ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑलरेडी उसमें 2 बॉल ऑलरेडी मिक्स हो चुकी हैं फर्स्ट से, इसीलिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसे 1 बाय 1 केस के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ पर हमने जो 2 बॉल निकाली है फर्स्ट से, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों बॉल, अब बॉल के कलर्स भी डिफरेंट है कि भाई 10 वाइट है 3 ब्लैक है, टोटल 13 बॉल में से 2 बॉल निकाल रहे हैं आप, जिसमें से 10 वाइट और 3 ब्लैक है। अब ये 2 बॉल जो आप निकाल रहे हैं, हो सकता है एक बॉल वाइट हो एक बॉल ब्लैक हो सकता है दोनों वाइट हो सकता है दोनों ब्लैक हो। तो इस तरीके से आपकी जितनी पॉसिबिलिटी है इस 2 बॉल पर, वो पॉसिबिलिटी आप पहले फॉर्म करेंगे। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मैंने एक फर्स्ट इवेंट ले लिया E1। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बनाई मैंने, फर्स्ट पॉसिबिलिटी मेरे पास है कि मैं एक वाइट बॉल निकाल लूं और एक ब्लैक बॉल निकाले, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर, क्या प्रोबेबिलिटी, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक, 1 ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो 1 वाइट, वाइट बॉल कितनी है टोटल 10, 10 में से एक चूज कर रहे हैं सो 10C1, और 1 ब्लैक, ब्लैक बॉल कितनी है 3, 3 में से एक चूज कर रहे हैं सो 3C1। टोटल बॉल आपके पास कितनी है 10 + 3 13, और 13 में से 2 बॉल निकाल रहे हैं तो टोटल केसेस कितने हो गए 13C3। ये आपने इसकी, सॉरी 13C2, 2 बॉल निकाल रहे हैं 13C2, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई E1 इवेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसको। जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो देखिए 10C1 इज 10, 3C1 इज 3, 13C2 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये फैक्टोरियल 2 यहाँ पहुंच गया दिस। सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास मिलता है, आंसर आपको मिल गया 10/26 मीनिंग 5/13। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई E1 के कॉरेस्पॉन्डिंग। सेकंड क्या क्या पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी देखो कि आपने 2 बॉल निकाली, अब की बार हो सकता है दोनों बॉल वाइट हो, तो आप कह रहे हैं कि जो दोनों बॉल हैं वो वाइट हैं, तो प्रोबेबिलिटी 2 वाइट बॉल की क्या हो गई, मतलब वाइट में से ही चूज कर रहे हो, टोटल वाइट बॉल है 10, 10 में से 2 बॉल चूज कर रहे हो 10C2, टोटल बॉल है 13, 13C2। इसे सिंप्लीफाई कर लिया 13C2 मीनिंग 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, एंड 13C2 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, आगे इसे सिंप्लीफाई कर लें। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ जाएगी 15/26। और क्या पॉसिबिलिटी है कि मान लीजिए अब दोनों जो बॉल हैं वो दोनों बॉल आपकी जैसे ब्लैक है, तो नेक्स्ट आपके पास है कि ये जो 2 बॉल्स हैं ये ब्लैक हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स की निकाल लीजिए।
अब ब्लैक बॉल्स टोटल कितनी है? 3। 3 में से 2 चूज कर रहे हो तो 3C2। टोटल बॉल 13। 13 में से 2 चूज कर रहे हो 13C2। फिर से आपने ओपन किया 3C2। 3C2 की वैल्यू आपके पास आ गई 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/26। देखिए आपने जो 2 बॉल निकालनी थी फर्स्ट में से, उसके 3 केस बनाए और तीनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब क्या है, इतना काम आपने फर्स्ट के लिए कर लिया। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में मैंने कहा कि जो दोनों बॉल हैं वो आपने किस में पुट कर दी? सेकंड में पुट कर दी। दोनों बॉल सेकंड में मिक्स कर दी। तो जब आपने सेकंड में मिक्स करी तो देखिए इन्हीं 3 इवेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब हम आ जाते हैं सेकंड पर। अब देखिए फर्स्ट इवेंट मैंने क्या दिया। फर्स्ट इवेंट मैंने अभी आपको बताया। मैंने कहा कि जो मेरी फर्स्ट इवेंट है उसमें से मैंने एक वाइट और एक ब्लैक निकाली और दोनों को सेकंड में डाल दिया। तो अगर मैंने दोनों को सेकंड में डाल दिया तो मेरे पास फर्स्ट केस क्या है? एक वाइट थी, एक ब्लैक थी। 3 वाइट बॉल तो ऑलरेडी थी, उसमें एक वाइट और मिक्स हो गई तो टोटल कितनी हो गई? 4 वाइट हो गई। एक ब्लैक बॉल और मिक्स हो गया तो टोटल कितनी हो गई? 6 ब्लैक बॉल्स हो गई। अब मेरे पास सेकंड के अंदर टोटल कितनी बॉल है? 10 बॉल्स हैं, जिसमें से 4 वाइट हैं और 6 ब्लैक हैं। सेकंड केस क्या हो सकता है? सेकंड केस मेरा सेकंड इवेंट पर बेस्ड है। सेकंड इवेंट में मैंने कहा कि मैंने जो दोनों बॉल निकाली वो दोनों बॉल मेरी वाइट हैं। अगर मेरी दोनों बॉल वाइट हैं तो अब मेरे पास सेकंड में क्या केसेस होंगे? दोनों बॉल वाइट हैं तो 3+2 तो टोटल बॉल हो गई 5 वाइट बॉल और ब्लैक बॉल एज इट इज रही 5 ब्लैक बॉल। ये हो गया। और जो मेरा थर्ड केस है वो मेरा थर्ड इवेंट पर बेस्ड है। मैंने कहा जो मैंने दोनों बॉल निकाली वो दोनों ब्लैक हैं और दोनों को मैंने किस में पुट किया? सेकंड में पुट किया। तो दोनों अगर ब्लैक हैं तो ब्लैक बॉल टोटल कितनी हो गई? 7। तो 3 तो वाइट रही लेकिन यहाँ पर आ गई 7 ब्लैक बॉल्स आ गई। अब मेरे पास सेकंड में टोटल 10 बॉल्स हैं। ठीक, अब वो कहता है अब इसमें से एक बॉल निकाल लो और वो बॉल वाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सबसे पहले हम सेकंड में से एक बॉल निकालते हैं। ठीक है, अब ये जो एक बॉल निकाल रहे हो, ये जो एक बॉल है वो वाइट हो, तो वाइट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो बॉल है वो वाइट हो। ठीक, लेकिन ये मेरी जो डिपेंड है वो मेरा किस पर डिपेंड है? ये मैंने फर्स्ट केस किसके अकॉर्डिंग बनाया है? मैंने E1 पर डिपेंड करके बनाया है, जिसमें मैंने 1 वाइट को ऐड किया। तो इसका मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल वेयर E1 इज ऑलरेडी हैपेंड, E1 ऑलरेडी हो चुका था, उसके बाद ही ये फर्स्ट मेरे केस बना। तो इसकी मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई? व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, टोटल 4 व्हाइट बॉल हैं, इसमें से 4 में से एक चूज करनी है, दिस इज 4C1 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल है 10, 10 में से एक चूज करने, दिस इज 10C1, सो 4/10। ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 4/10 एंड दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्योंकि मेरा फर्स्ट केस डिपेंड ऑन E1 है। अब मेरे पास आता है सेकंड केस। ये जो मेरा सेकंड केस मैंने बनाया ये किस पर डिपेंड करके बनाया? सेकंड इवेंट पर। यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन सेकंड इवेंट इज ऑलरेडी हैपेंड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अब मेरे पास व्हाइट बॉल कितनी है? 5 है। 5 में से एक सेलेक्ट किया सो 5C1, टोटल बॉल 10, 10 में से एक सेलेक्ट किया 10C1, सो 5/10। ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट मेरे पास प्रोबेबिलिटी किसकी आएगी? थर्ड केस मैंने किस पर बेस्ड बनाया? थर्ड इवेंट पर बेस्ड है मेरा, दिस इज E3, थर्ड इवेंट पर बेस्ड है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल व्हेन E3 इज ऑलरेडी हैपेंड, तो यहाँ पर आपके पास टोटल व्हाइट बॉल है 3, 3 में से एक सेलेक्ट करोगे 3C1, टोटल बॉल इज 10, दिस इज 10C1, तो प्रोबेबिलिटी इज 3/10। अब आपने इतना काम कर लिया, यहाँ से आपको पता चल गया कि देखिए हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट को यूज किया। अब क्वेश्चन में उसने पूछा क्या? क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए अब। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट बॉल? ठीक, आपको तो एक बार व्हाइट बॉल निकालनी है, तो आपका पर्पस कहाँ सॉल्व होगा? कोई एक व्हाइट चाहिए, या तो फर्स्ट केस हो जाए, या सेकंड आ जाए, या थर्ड आ जाए। मैं क्या यूज कर रही हूँ? और, मैं यूज कर रही हूँ और। ठीक,
तो जब मैं और यूज कर रही हूँ तो मेरे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ गई, या तो मेरे पास फर्स्ट इवेंट आ जाए, फर्स्ट इवेंट हैपनिंग हो, और इस फर्स्ट इवेंट के बाद मेरे पास व्हाइट बॉल मैंने विड्रॉ कर ली, ये ऐसा हो जाए। या और कह रही हूँ तो प्लस साइन आ गया, या मेरे पास सेकेंड इवेंट आ जाए और सेकेंड इवेंट के अकॉर्डिंग मैंने व्हाइट बॉल को विड्रॉ किया, ये प्रोबेबिलिटी आ जाए। और क्या कंडीशन है? फिर प्लस लगाया, थर्ड इवेंट हैपनिंग हो और थर्ड इवेंट के बाद मैं व्हाइट बॉल को विड्रॉ करूं आफ्टर थर्ड इवेंट, ये हो सकता है। तो यहाँ देखिए मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी लगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी ऐड हुई। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम देखिए मैं ये लगाती जा रही हूँ, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी लगी और एडिशन लॉ भी लगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आई थिंक इस क्वेश्चन से समझ आ गया होगा। अब PE1 फर्स्ट इवेंट क्या था? 1 वाइट 1 ब्लैक बॉल का था, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 5/13, आपने ले ली 5/13, ये आ गया। चलिए फर्स्ट इवेंट हैपनिंग हो गया, फर्स्ट इवेंट के बाद उसके बाद व्हाइट बॉल भी विड्रॉ हो गई और इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/10, ये हो गया फर्स्ट। प्लस दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन थी सेकंड इवेंट हो, दोनों व्हाइट बॉल विड्रॉ करी, इसकी कंडीशन थी या इसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 15/26, आपने ले लिया 15/26। और अगर सेकंड इवेंट हैपनिंग होती है तो सेकंड इवेंट के बाद व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/10। और अगर थर्ड इवेंट हैपन हो रहा है तो थर्ड इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/26। और इसके बाद व्हाइट बॉल विड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/10। ये आपने लिया और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाता है 40 प्लस 75 प्लस 3, दिस इज 118 डिवाइडेड बाय 260, और आगे इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 59/130। इसे यहाँ पर E3 कर लीजिए, दिस इज PE3, ये थर्ड इवेंट है। और आई थिंक आपको ये वीडियो से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लॉ दोनों क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो होगी बेस थ्योरम।